हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मॉन्स। तो नाम से ही क्लियर है, प्लाज्मॉन्स यानी कि क्वांटम ऑफ प्लाज्मा ऑसिलेशंस। तो प्लाज्मा ऑसिलेशंस का जो क्वांटम होता है वो कहलाता है आपका प्लाज्मॉन्स। इसके पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्लाज्मा हमारा क्या होता है? आयनाइज्ड गैस, ऐसा हम कहते हैं प्लाज्मा। तो क्वांटम ऑफ प्लाज्मा ऑसिलेशन आपका कहलाता है प्लाज्मॉन। और प्लाज्मा ऑसिलेशन जो है, अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं तो उसके अंदर कलेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन गैस का। इलेक्ट्रॉन गैस का कैसा एक्साइटेशन होगा? लॉन्गिट्यूडनल। हमने इसके पहले लॉन्गिट्यूडनल प्लाज्मा ऑसिलेशन की भी बात करी थी। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्साइटेशन जब होगा तो फिर हमको वहाँ से मिलेगा प्लाज्मॉन किसी मेटल में। और जो प्लाज्मॉन है उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्साइट करना पड़ेगा हमको प्लाज्मॉन को, इलेक्ट्रॉन को पास करवा के। कोई मान लीजिए हमारे पास थिन मेटालिक फिल्म है, इस फिल्म में से हम अगर इलेक्ट्रॉन को पास करवाएंगे तो इसमें से एक्साइट होके हमको मिलेगा एक प्लाज्मॉन। लेकिन ये किस तरीके से मिलेगा वो हमको देखना है। अच्छा, जब ये एक्साइट होके कैसे मिलेगा? ये या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, या फिर फोटोन भी रिफ्लेक्ट होगा फिल्म में से, और उसके साथ में जो दूसरा पार्टिकल मिलेगा वो कहलाएगा हमारा प्लाज्मॉन। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्चुएशन के साथ कपल करेगा। प्लाज्मा ऑसिलेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्चुएशन के साथ कपल करेगा। जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ एनर्जी लॉस शो करेंगे, और उस एनर्जी लॉस की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी इंटीग्रल मल्टीपल के, किसके इंटीग्रल मल्टीपल के? प्लाज्मा एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। तो फिर हम समझेंगे कि हमको मिल गया एक प्लाज्मॉन। एनर्जी लॉस के ज़रिए हम समझेंगे कि हमको प्लाज्मॉन मिल गया। तो इसके लिए हमने जैसा कहा कि इंसिडेंट करवाना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन को। तो मान लीजिए इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाते हैं किसी फिल्म में, तो उसमें से आपको मिलेगा एक प्लाज्मॉन, और उसके साथ में स्कैटर होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम प्लाज्मॉन को क्रिएट कर सकते हैं किसी मेटल फिल्म में से। यहाँ पे ध्यान ये रखना है हमको कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। इन इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग, दो तरह की स्कैटरिंग होती है। इलास्टिक स्कैटरिंग अगर हम कहेंगे तो मतलब जितनी एनर्जी इंसिडेंट बीम की थी उतनी ही जो बीम स्कैटर होकर के हमको मिल रही है उसकी भी एनर्जी है, दोनों एनर्जी सेम है, तो फिर वो कहलाएगी इलास्टिक स्कैटरिंग। और इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, इसका मतलब कि जितनी एनर्जी इंसिडेंट बीम की थी उतनी एनर्जी नहीं है जो हमको बीम मिल रही है उसकी, या तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है या फिर उसकी एनर्जी कम है, तो वो कहलाएगा आपका इनइलास्टिक स्कैटरिंग। जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है टिपिकली उसकी एनर्जी 1 से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है इंसिडेंट वाले की। और प्लाज्मॉन एनर्जी जो है उसका ऑर्डर हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब हम इसके लिए किस तरीके का इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ किया जाता है वो हम देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज़ करेंगे विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र। एक स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करना होगा विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइज़र। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये किस तरीके का होगा, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, यहाँ मोनोक्रोमैटर है, मोनोक्रोमैटर। ये आपने लगाया हुआ है स्पेसिमेन, और इसके आगे एक फील्ड होगी जिसको हम रिटार्डिंग फील्ड कहेंगे, और यहाँ पे होगा एक स्फेरिकल कंडेंसर, यहाँ पे मल्टीप्लायर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि हमको इलेक्ट्रॉन को पास करवाना है थिन फिल्म में से, तो हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये आगे बढ़ा। मोनोक्रोमैटर यहाँ पर लगाया हुआ है। तो जो मोनोक्रोमैटर है आपका, उसका यूज़ हम क्या करते हैं, एक तो उसका यूज़ करने से हमको एक बीम मिलता है इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का स्प्रेड नहीं मिलता है, यानी बहुत कम छोटा एनर्जी स्प्रेड हम पॉसिबल करवा सकते हैं मोनोक्रोमैटर की सहायता से। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया हमको मोनोक्रोमैटर से। अब ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमको मिला, ये स्पेसिमेन के साथ, स्पेसिमेन के अंदर के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये इंटरैक्ट करेगा। कौन? बीम इंटरैक्ट करेगा। अब ये इंटरैक्ट करने के बाद आगे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ही वो टकराया तो फिर एनर्जी लॉस हुई। तो एनर्जी जो लॉस हुई उसको मेजर किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। और साथ में ये इतने फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं कि यहाँ पर आकर के एक रिटार्डिंग फील्ड लगाया जाता है ताकि उनको थोड़ा सा स्लो किया जा सके। अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद यहाँ, क्योंकि वो बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल करेंगे होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में से, तो फिर उनको बेंड कर दिया जाता है सर्कुलर पाथ से। ये किसकी मदद से कर रहे हैं? स्फेरिकल कंडेंसर। यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, इसकी मदद से इनको बेंड कर दिया जाता है ताकि उनका स्पीड बहुत ज़्यादा जो था, पहले भी रिटार्डिंग फील्ड से थोड़ा सा कम किया, उसके बाद उसका थोड़ा सा और कम कर दिया स्पीड हमने। और जो रेडियस होगा उस सर्कुलर पाथ का, इस पाथ का जो रेडियस होगा ये डिपेंड करेगा पार्टिकल की एनर्जी पे। कंडेंसर के अंदर लेंस होता है जिसकी सहायता से स्कैटरिंग होती है, और इसका यूज़ किया जाता है या तो आप इलेक्ट्रॉन बीम को डायरेक्ट कर दें एक जगह, या फिर आप डिफ्लेक्ट कर दें इलेक्ट्रॉन बीम को इस तरीके से, या फिर तीसरा जो एक और यूज़ है वो है इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल भी करने का काम करता है ये स्फेरिकल कंडेंसर आपका। अब इसके आगे, यहाँ से जब ये आगे पहुँचा तो आगे है एक मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर जो है ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ हर एक आयन के प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, और साथ में यहाँ से स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाएगा काउंट करके, एक एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करके यहाँ से स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एक बार फिर से हम शुरू से देखते हैं। यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन को बीम फॉर्म पे लाने के लिए मोनोक्रोमैटर यूज़ किया। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिमेन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट किए, बहुत स्पीड ज़्यादा थी, रिटार्डिंग फील्ड लगाया गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हुआ है, इस वजह से इनका जो पाथ है वो बेंड हो जाता है, और बेंड हो जाता है साथ में स्फेरिकल कंडेंसर के अंदर जो लेंस लगे हुए हैं उनने क्या किया, उन्होंने इनके रास्ते को डिफ्लेक्ट कर दिया या डायरेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लायर में जा कर के हमको जो इलेक्ट्रॉन्स मिले यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सका हर एक इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस को, और यहाँ से स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया जा सका। अब ये जो स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया गया, उस स्पेक्ट्रम में हमको क्या दिखा, उस स्पेक्ट्रम से ही हम फिर बताएंगे कि हमको प्लाज्मॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल एक एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा बनाया जाता है एल्यूमिनियम के लिए, वैसे ही मैग्नीशियम के लिए। तो ये स्पेक्ट्रा जो है
0 से 120 वोल्ट के बीच मान लीजिए बनाया गया है, 20, 40, 60, 80, 100, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पे कुछ ऐसे पीक्स बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से पीक्स बनाए जाते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम के भी केस में देखिएगा कि ऐसे पीक्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फिगर में जो है पीक्स जो है 12 पीक्स, लॉस पीक्स बनाए गए हैं एल्यूमिनियम के लिए, मिलते हैं स्पेक्ट्रम में। एक्चुअली एल्यूमिनियम के लिए 12 लॉस पीक्स और मैग्नीशियम के लिए 10 पीक मिलते हैं। तो ये जो 12 पीक हैं एल्यूमिनियम में, ये मिलता है 10.3 और 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लॉस के कॉम्बिनेशन से, जबकि जो आपका मैग्नीशियम है उसमें जो 10 लॉस पीक मिलते हैं वो 7.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉम्बिनेशन से। अब ये कॉम्बिनेशन से मतलब 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस जो है वो सरफेस प्लाज्मॉन के कारण मिला है, और जो 15.3 है वो वॉल्यूम प्लाज्मॉन के कारण। वैसे ही 7.1 जो है वो सरफेस के कारण, और 10.6 जो है वो वॉल्यूम प्लाज्मॉन के कारण। तो ये जो मिले हैं पीक, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि एनर्जी रेंज जो है 0 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रेंज जो है वो प्लाज्मॉन पीक कहलाती है, और इसे हम लो लॉस रीजियन भी कह सकते हैं। ये कहलाती है आपकी प्लाज्मॉन पीक और लो लॉस रीजियन, ये दोनों नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिपीटेड इंटेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है, कम होते 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 वो इनविजिबल हो जाती है। यहाँ पर भी सेम वैसे इंटेंसिटी कम होते 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 इनविजिबल हो जाती है। और यहाँ पे जो ओरिजिन है प्लाज्मॉन पीक का वो कैसे आता है, प्लाज्मॉन का जो एक्साइटेशन होगा आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से उससे मिलेगा, और पोजीशन और विड्थ ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रिलेटेड होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सैंपल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से ये रिलेटेड होती हैं। तो इस तरीके से प्लाज्मॉन की एनर्जी निकाली जाती है। तो प्लाज्मॉन की तो एनर्जी निकाल ली गई, लॉस पिक्स हमको मिल गए, तो उससे ये बात तो क्लियर हो गई कि प्लाज्मॉन्स फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास करवाने से। कंपैरिजन किया गया ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू का प्लाज्मॉन एनर्जी का। तो कुछ मटेरियल्स हम यहाँ पे एक दो मटेरियल्स शो कर रहे हैं आपको। ये मटेरियल्स, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है किस चीज़ की, वॉल्यूम प्लाज्मॉन एनर्जी की। ये मटेरियल जो है ये मेटल में लिथियम सोडियम जैसे है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलती है 7.12, वैसे ही सोडियम की 5.71। कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी H क्रॉस ओमेगा पी की अलग से और H क्रॉस ओमेगा पी बार, ये दोनों की अलग से निकालेंगे। 8.02, 7.96 ऐसा कुछ मिलता है, और यहाँ पे आपको 5.9 और 5.5 ऐसी कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं। डाइलेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक्स के केस में आप देखेंगे सिलिकॉन की जैसे देखते हैं 16.4 से 16.9, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी 16.0। तो आप देख रहे हैं जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो जो कैलकुलेटेड प्लाज्मा एनर्जी है सिलिकॉन की, वो डिपेंड करती है कि पर एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया गया है उस हिसाब से। किसी डाइलेक्ट्रिक में जो प्लाज्मा ऑसिलेशन होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी मेटल में होता है। जो एंटायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सी है वो ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ विथ रिस्पेक्ट टू आयन कोर्स। तो इस तरीके से हम प्लाज्मॉन्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जिसके साथ में हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं
कि कैसे प्लाज्मॉन्स को क्रिएट किया जा सकता है और किस तरीके से इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।